नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं एक नवीन और वर्तमान समस्या से ग्रसित बिंदु के साथ में, जिसमें हमने कल आपसे वादा किया था कि मैं एक नवीन बिंदु जो वर के संबंध में तलाक विषय को लेते हुए आपको कल मैंने बताया था। आज कल उसी में वादा किया था कि हम कल मीन्स आज एक नवीन बिंदु जो वधू पक्ष कैसे तलाक ले सकती है और कैसे एलिगेशंस को स्थापित कर सकती है, जिससे उसके तलाक का मुकदमा सरलता से प्रस्तुत हो सके, सरलता से लड़ा जा सके और तलाक में विजय हासिल हो सके, उस विषय पर हमने जो वादा किया था आज मैं उसी के लिए उपस्थित हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले मैं समस्त विद्वान अधिवक्तागण, प्रशिक्षु अधिवक्तागण एवं समस्त दर्शक बंधु और ऐसे समस्त बेटा और बेटियों के माता और पिता, भाई और बंधु, रिलेटिव जो भी संबंधी हैं, उनसे भी गुजारिश और आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी जो मुझे देख रहे हैं वो सब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वाले रिश्तेदारों को, संबंधियों को, इष्ट मित्रों को सबको शेयर करके सब्सक्राइब कराने का कार्य करें। इसी क्रम में बिंदु पे आता हूं। बिंदु है कि हम तलाक पत्नी के रूप में अपने पति से कैसे मांग सकते हैं। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और विषय बहुत प्रासंगिक है। तो जो क्रूरल्टी, एडल्ट्री, कस्टडी ऑफ चाइल्ड और जो एविडेंस तथ्यात्मक हमारे पेपर्स हैं, उनके विषय में 4 बिंदुओं में बिंदुवार हमने लड़का पक्ष, वर पक्ष के विषय में जो 4 पॉइंटों पे तलाक को निर्धारण किया विषय अवगत कराया था, परिवाद के रूप में उल्लिखित कराने के लिए। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर इस पत्नी पक्ष का भी पति के विरुद्ध तलाक का वाद पत्र प्रस्तुत हो किया जाएगा। वही पॉइंट उसमें भी उल्लिखित किए जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी भिन्नता है। थोड़ी सी भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि इसमें एक विस्तृत क्षेत्र भी से इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। विस्तृत क्षेत्र क्या है कि पति यदि तलाक मांगेगा तो पति के लिए मैंने आपको बता ही दिया केवल 4 ही बिंदु हैं और 4 ही बिंदु केवल परिवाद के रूप में ही संसित करने हैं। लेकिन यह विषय बड़ा गूढ़ है, बड़ा विस्तृत है। इसमेमें 4-5 मुकदमों की गुंजाइश है, वादों की गुंजाइश है, परिवादों की गुंजाइश है। जैसे 498 सीआरपीसी में एफआईआर कर सकती है पति के खिलाफ, पति के परिजनों के खिलाफ। तो 498 ए में जो एफआईआर दर्ज कराई है 3/4 डीपी एक्ट इत्यादि में, 323 हो, 504 हो, जो भी इंक्लूड करके XYZ कराई है, उन सबको की तथ्यात्मकता को ध्यान में रखते हुए उन्हीं समस्त एलिगेशंस जो पत्राचार पुलिस इत्यादि को भी किया है, उनके सापेक्ष समस्त हमें वो साक्ष्य अनुरूप हमें अपने वाद पत्र में उल्लिखित करने हैं। अगला विषय इसी में एक डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का विषय है। तो सेक्शन 12 में जो घरेलू हिंसा का हमने परिवाद फाइल किया है किसी भी मान्य न्यायालय में, तो वहां की उसकी भी कॉपी आप ले सकते हैं। उसमें क्या क्या हमने अपने साथ में, जो भी हमारे साथ में हीनियस स्थिति उत्पन्न हुई है, जो भी हमारे साथ में वॉयलेंस हुआ है, हिंसात्मक प्रक्रिया अपनाई गई है पति या उनके परिजनों के द्वारा, उसको भी हम वहां पे उल्लिखित उठा करके उकेर सकते हैं, उल्लिखित कर सकते हैं। इसी विषय में एक जो बड़ा विषय है, एक विषय ये आता है सेक्शन 406 आईपीसी का। सेक्शन 406 अमानत में खयानत। तो इस 406 में 420 यदि आपको धोखेधड़ी करके कुछ आपसे कुछ स्त्री धन इत्यादि पति ने आपसे ले लिया है और उसको ले जाकर के कहीं क्रय विक्रय करके शराब इत्यादि व्यसन में प्रयोग कर लिया है उसका, तो ये भी आपसे लिया, धोखे से लिया और आपको फिर सेक्शन 406 की तरफ भी ले गया, तो 420 और 406 इसमें हम अंकित करके एक परिवाद के रूप में उसे भी संसित कर सकते हैं। तो इसे जो संसित करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 ऐसी फाइंडिंग है, तो मैं विनम्र अनुग्रह करूंगा अपने समस्त उन प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, विद्वान अधिवक्तागणों से और उनसे बहनों से, बेटियों से जो शिक्षा को जागृत रखते हुए, शिक्षित होते हुए भी किसी भी ऐसे एंगल पे अध्ययन कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो वो जो मैं आपको विधान बता रहा हूं उसको निकालें, गूगल से सर्च करें और सर्च करके उस पे
पूरा उसका अध्ययन करें और उसे अध्ययन करने के बाद अपने अधिवक्ता बंधु को बताएं, उसको विश्वास में लें, उनको दिखाएं। तो मैं उन अधिवक्ता बंधुओं से फिर सेकेंडरी कहता हूं कि यदि कोई ऐसा आवेदक कोई भी बिटिया के रूप में, बेटी के रूप में आपके पास आता है और तलाक वाद फाइल कराता है और उस पर कोई रूलिंग विधान जिसे मैं बता रहा हूं यदि उनके पास है तो उनका अध्ययन करें और उसका अध्ययन करके उसको वाद के रूप में संस्थित करते हुए उस पर आर्गुमेंट करें। तो निश्चित रूप से सेक्शन 406, 420 में भी कंप्लेंट केस की उसी घटना को, उसी स्थिति को लेकर के हम सीधे उसे तलाक के रूप में, उसी जो हम क्रुएल्टी इत्यादि लगा रहे हैं उसमें हम उसे मेंशन कर सकते हैं। तो उसे जब मेंशन करेंगे तो उसमें दो रूलिंग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दो रूलिंग है। कौन कौन सी है तो जो नोट कर लें, एक है रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भार्गव। रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भार्गव ये 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। एक अगली इसी कड़ी में जो सबसे अहम है, सबसे विशेष है, इसकी स्टोरी में आपको बताई दे रहा हूं। ये वो विधान है, वो रूलिंग है कि जिसमें एक पति द्वारा कि अपनी किसी पत्नी के जो स्त्री धन, जो आभूषण थे, उन आभूषण इत्यादि को लेकर के और उसका प्रयोग चंद दिनों के लिए कह करके उसे प्रयोग किया था, लेकिन कुछ समय बाद में उस पर जो भी स्त्री धन था वो सब समाप्त हो गया, उसे वापस नहीं दिया गया लड़की को। उस पे जो आभूषण था वो सब समाप्त हो गया, उसे स्त्री को वापस नहीं करा के दिया गया, उसने सब प्रयोग करके व्यसनों में उसको समाप्त कर लिया। लास्ट मोमेंट पे वो स्वयं ही तलाक की श्रेणी में चला जाता है। तो वो तब तलाक के लिए जाता है तो उसके अगेंस्ट ये जो आवेदिका है, जो याचिनी है, वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचती है क्रमबद्ध से माननीय उच्च न्यायालय के अगेंस्ट आर्डर के, और वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में वाद योजित करती हैं। और वाद योजित करके उनका वाद का जो टाइटल है मैं उसे बताई दे रहा हूं, आप समस्त विद्वान अधिवक्तागण इसे नोट कर लें, बहन बेटियां भाई इत्यादि सभी नोट कर लें। माया गोपीनाथ वर्सेस अनूप एसपी, माया गोपीनाथ बनाम अनूप एसपी, और इसका जो नंबर है वो है 22-430-2022 जो संस्थित है हुआ, और इसका जो डिसीजन आया वो आया 24/4/2024 को। ये बिल्कुल करंट की रूलिंग है, करंट में आप लोगों को एकदम जागरूक रहना चाहिए। तो इसमें जो उन्होंने फाइंडिंग दिया, अपना जो व्यू दिया दो जजों की खंडपीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो उन्होंने बताया कि यदि कोई भी स्त्री धन या स्त्री का आभूषण उसका पति उससे उधारी के रूप में ले और लेकर के उसका उपयोग प्रयोग कहीं करता है तो निश्चित अवधि के अंतराल में उसे वापस करना ही होगा। ऐसा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में इसमें क्या कहा था, माननीय उच्च न्यायालय में उसने कहा था कि पत्नी के समस्त शारीरिक रूप से शरीर पर, समस्त शरीर के ऊपर धारण किए जाने हुए किसी भी वस्त्र इत्यादि पर, किसी भी आभूषण पर, किसी भी स्त्री धन पर, किसी भी प्रकार के स्त्री धन पर पति का पूर्ण अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे स्पष्ट कर दिया कि विषय ये नहीं है कि संपूर्ण अधिकार रखते हैं आप, क्योंकि वो स्त्री की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत उसका धन है, स्त्री धन के रूप में व्यक्तिगत आभूषण है उसके पहनने के लिए, तो उसको छित विछित नहीं किया जा सकता, उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, और कोई भी उसे पति अथवा पति के परिजन कोई भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता। यदि कर सकता है तो उस कंडीशन में कर सकता है जब कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो रही हो, आर्थिक संकट आ गया हो, तो उस संकट का हवाला देते हुए पत्नी को विश्वास में लेकर के उससे उसका वो आभूषण और उससे अपने वो स्त्री धन, कीमती वस्तुएं, कीमती सामान उसे प्रयोग लेकर के उस आर्थिक संकट की निवृत्ति तक प्रयोग कर सकता है। लेकिन संकट समाप्त हो जाने के बाद उसकी ड्यूटी है परोक्ष या परोक्ष रूप से लिया हुआ कोई भी किसी प्रकार का धन उसे पत्नी को वापस करना ही होगा। तो इस तरह की फाइंडिंग को भी हम माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है। इस तरह की अगर जो हमारे साथ कोई घटना घटी है तो इस तरह की फाइंडिंग को भी हम सीधे तलाक के उन्हीं बिंदुओं में हम उल्लिखित कर सकते हैं। और मेरा मानना है, निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं, निश्चित रूप से कहता हूं आपसे कि यदि इस तरह का कोई भी परिवाद
कोई भी बात हम बिंदुवार तथ्यात्मक रूप से क्रूअल्टी, एडल्ट्री और कस्टडी ऑफ चाइल्ड और जो तथ्यात्मक हमारे पास साक्ष्य है, एविडेंस है, उनको दाखिल करने के बाद यदि हम संस्थित करते हैं तो निश्चित रूप से विजयी हासिल ही होगी, ये मेरा वादा है। इस संबंध में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यदि किसी का ऐसी कोई भी समस्या है कि जिसका समाधान मैं उसको कर सकता हूं, तो पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें मेरा मोबाइल नंबर, इसमें मेरे ऑफिस का नंबर है 05732358192। मेरा मोबाइल नंबर है 9627374757। उस पर मेरे व्यक्तिगत मोबाइल में उससे व्यक्तिगत बात करने के लिए शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति संवाद सीधे स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। मैं कोशिश करूंगा उसकी समस्या का पूरा समाधान करूं। तो ऐसे तथ्य हैं जिसमें बहनों के लिए, बेटियों के लिए तलाक का मार्ग सरलता से प्रशस्त है, लेकिन उस सरलता से प्रशस्त होने करवाने के लिए उसको क्रमबद्ध नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फॉलो करना ही पड़ेगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आपके दीर्घ उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। नमस्कार।